हाँ, ये जुनून सेट का सेट नंबर 3 है, ठीक है। और इसमें हम लोग आते हैं पहला प्रश्न की ओर, ठीक है। पहला प्रश्न इसमें कहता है कि कथन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कथन बोला है कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष रहने के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। तो एक गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो है ये आपका हरिपुरा अधिवेशन में किया गया है 1938। हरिपुरा कहाँ है जी? तो ये पहला जो है ये गलत हो जाएगा। पहला क्या है स्टेटमेंट इसका गलत। ये हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन बोला है, जो कि त्रिपुरी में ना होके कहाँ हुआ था नियोजन समिति का गठन? हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। याद रखिएगा, त्रिपुरी एमपी में है, हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। और इसका कारण बोला है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य औद्योगिकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास की योजना को बनाना था। तो ये आपका सही है, ठीक है, यही उद्देश्य था। तो इसका कथन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, कारण जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार कीजिए। पहला कहता है कि वर्ष 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में संकट की घड़ी में आयोजित होने वाला सम्मेलन था। तो ये सही है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। ये भी सही है। यह वही पट्टाभी सीतारामैया हैं जो गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे, ठीक है। तीसरा में बोला गया है कि त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन में वाम पंथ को छोड़कर पूरा दक्षिणा पंथ ने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था। ये गलत है। वाम पंथ को छोड़कर दक्षिणा पंथ ने सुभाष चंद्र बोस को जो साथ दिया है, ये चीज यहाँ पे गलत है। हाँ, तो याद रखिएगा कि वाम पंथ जो था ये सुभाष चंद्र बोस के साथ था। वाम पंथ सुभाष चंद्र बोस के साथ था, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न को लेकर गांधी जी से हुए मतभेद के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पत्र को त्याग पत्र दे दिया था। तो यही रीजन था कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पत्र को त्याग पत्र देके फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किए थे। कब? 1 मई 1939। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए तीसरा नंबर जो है ये गलत हो जाएगा और 1 2 4 सही हो जाएगा। 1 2 4 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु किन्हें माना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को माना जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलना है? पीडीएफ ग्रुप में है, पीडीएफ ग्रुप से ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित है? देखिए इंडियन स्ट्रगल जो है ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1934 में, ये भी ध्यान में रखना है। और इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, कि यदि महात्मा गांधी, तानाशाह, स्टालिन, मुसोलिनी या हिटलर जॉन बुल की भाषा में बोलते तो उन्हें सुना जाता, उनके सम्मान में सिर झुकाए जाते। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो गांधी जी की भूमिका रही है उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बोले थे। 2-4 किताब और दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जैसे आपका इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा कई एक बार पूछ चुका है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, और इंडिया डिवाइडेड बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही, तीनों किताब को भी याद रखिएगा। 4 किताब यहाँ से हो गया। इंडियन स्ट्रगल बोले सुभाष चंद्र बोस हो गया, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चारों क्वेश्चन को याद रखिए।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कांग्रेस को ब्रिटेन द्वारा भारतीयों से पूछे बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की एक पक्षीय घोषणा पसंद नहीं आई। हाँ, तो ये भारत को पसंद नहीं आई, कांग्रेस को पसंद नहीं आई थी, ये बात सही है। दूसरा है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सशर्त समर्थन करने का निर्णय लिया था, ये भी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को ब्रिटेन का सशर्त मतलब शर्त के साथ समर्थन करने का निर्णय लिया था। डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहा था भारत, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, तो इसका दोनों सही हो जाएगा, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ के समय भारत के वायसराय थे कौन? 42 में कौन था? 39 से 42 तक चला था लिन लिथगो। 36 से 42 लिन लिथगो था ना जी, तो लिन लिथगो हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939, याद रखिएगा। देखिए लॉर्ड इरविन का कार्यकाल भी दिए हुए हैं, तो 26 से 31 लॉर्ड इरविन हो जाएगा। 26 से 31 लॉर्ड इरविन का याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट लॉर्ड वेलिंगटन का भी दिए हुआ है, 31 से 36 वेलिंगटन हो जाएगा। और लॉर्ड वेवेल का बोलेगा तो आपका 1944 से 47। एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिए लिथगो का कितना बताएं? लिथगो 36 से 44, लिथगो बोलेगा तो 1936 से 44। फिर आपको इरविन बताएं 26 से 31, 1926 से 31। और फिर बताएं लॉर्ड वेलिंगटन 31 से 36, मतलब इरविन के बाद वेलिंगटन, और इसके बाद बेवेल बताए 1944 से 1947, याद रखिएगा। फिर किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदाता अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणा पंथ का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? मतलब कौन से प्रश्न पर टकराव होता था? तो एक कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन से रिलेटेड प्रस्ताव पर ही होता था। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में कहता है कि इन कथन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद गांधी और उनके समर्थकों तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे। ये सही बात है, तुरंत गांधी जी नहीं चाहते थे कि आंदोलन हो। दूसरा कारण है कि गांधी जी का मानना था कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है तथा तत्कालीन परिस्थितियां जन सत्याग्रह के विपरीत है, यानी कि प्रतिकूल है। यह भी बात सही है, तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और उचित व्याख्या है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर 9 के बाद हम लोग का 10 नंबर जो सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित दिए गए शब्द के आधार पर कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग को वार्षिक अधिवेशन हुआ, मुस्लिम लीग इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। ये तो जानते ही हैं, लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, तो 23 मार्च 1940, याद रखिएगा। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार संयोजित करें। तो जापान के द्वारा जो पर्ल हार्बर पर हमला हुआ है, ये हुआ है दिसंबर 1941 में, दिसंबर 1941 में जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला, ठीक है। फिर है कि जर्मनी के द्वारा जो रूस पर हमला और रूस के युद्ध में कूदना, ये जून 1941, जून 1941, याद रखिएगा, जून 1941। और फिर जापान के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में रंगून पर कब्जा, ये मार्च 1942। तो कौन हो जाएगा पहले? मार्च 1942। तो देखिए बी नंबर इसमें सबसे पहले होगा, जून वाला सबसे पहले आएगा।
तो जून 1941 में जर्मनी के द्वारा रूस पर हमला, तो ये पहले आ जाएगा। फिर है जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला, दिसंबर 1941। और फिर है जापान के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में रंगून पर कब्जा है, मार्च 1942। तो बी ए सी इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए कुछ वायसराय दिया है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ पदाधिकारी हैं, उनका मिलान करना, उनका पद क्या था। तो देखिए विंस्टन चर्चिल तो हमारे क्या थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या थे, प्रधानमंत्री। तो बी का तो हो जाएगा 5 नंबर, बी का क्या हो जाएगा 5। फिर एमरी जो था, एमरी ये विदेश मंत्री था, तो ए का क्या हो जाएगा 2। अब बेवेल जो थे, बेवेल एक कमांडर इन चीफ था, यानी कि 4 नंबर। और लिनलिथगो पूछेगा, लिनलिथगो तो लिनलिथगो तो वाइसराय हो जाएगा, 42 में क्या था वाइसराय, वाइसराय हमारा लिनलिथगो ही हो जाएगा, तो 1 नंबर। और स्टेफोर्ड क्रिप्स बोलेगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स तो मजदूर दल का नेता था, लेबर पार्टी का, तो इसको याद रखिएगा, 3 नंबर, 3 नंबर हो जाएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो 2 5 4 1 3 जिस ऑप्शन में है वही होगा, 2 5 4 1 3, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि किस भारतीय नेता ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये आगे की तारीख का चेक है और जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। तो ये तो कई बार आया है हमारा लुसेंट में भी, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। क्रिप्स मिशन आया है, तो क्रिप्स मिशन का डेट आप बता सकते हैं, कब है क्रिप्स मिशन का डेट? 23 मार्च, हाँ 23 मार्च 1942 है, 23 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन का डेट है, याद रखिएगा। कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? तो ये वर्धा में दिया था। पूछता है क्वेश्चन की वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर सवाल है कि भारत छोड़ो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए अच्छा को सवाल है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए प्रस्तावित न होकर समर्थन दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या दिया गया था, समर्थन, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थित था, तो ये समर्थित नहीं किए थे, ये प्रस्तावित किए थे, उल्टा दे दिया है। तो प्रस्तावित में हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और समर्थित में हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बम्बई बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। हाँ, तो ये बम्बई बैठक में ही किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, ग्वालियर टैंक मैदान है, 8 अगस्त 1942 को, तो ये भी सही है, मतलब कि 3 और 4 सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? देखिए 23 मार्च 1943, 23 मार्च 1943। क्या बोले हैं, फिर से बोलिए। भारत छोड़ो का नारा जो दिया था माता यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली। पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो 23 मार्च 1943, इसका ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी हम बताए कि पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान प्रस्ताव की मांग जो किया गया था 23 मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पाकिस्तान दिवस तो 23 मार्च 1943 और पाकिस्तान प्रस्ताव की मांग पारित किया गया था, पाकिस्तान प्रस्ताव 23 मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है हमारा सन 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सन 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बोलेगा तो रास बिहारी बोस, और ये हुआ था कहाँ, टोक्यो जापान में।
टोक्यो जापान में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर सवाल कि निम्नलिखित घटनाओं का काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। एक काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करने बोल रहा है, 3-4 डेट है, राजगोपालाचारी फार्मूला वगैरह। देखिए कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है, तो राजगोपालाचारी फार्मूला जो है ये जुलाई 1944 में आया था। कब? जुलाई 1944। तो ये जुलाई 1944 याद रखिएगा। फिर बोले बेबेल योजना, बेबेल योजना 1945, एक बार हम लोग याद किए हैं, मई 1945, मई 1945। शिमला सम्मेलन मई के बाद जून 1945 में शिमला सम्मेलन, तो जून 1945 में बोलेगा तो शिमला सम्मेलन। 4 नंबर कहता है कि सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास, ये फरवरी 1943, फरवरी 1943, 21 दिनों का उपवास है, याद रखिएगा। पाकिस्तान दिवस तो अभी बताए हैं 23 मार्च 1943, 23 मार्च 1943, 23 मार्च 1943 पाकिस्तान दिवस। तो देखिए सबसे पहले कौन हुआ, तो सबसे पहले तो हमारा हो गया फरवरी 1943 वाला, कौन? 4 नंबर। तो 4 नंबर पहले आएगा, जो सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास था, ये फरवरी 1943 में। इसके बाद 23 मार्च 1943 आएगा पाकिस्तान दिवस, तो 4 के बाद 5 हो जाएगा। और फिर 1 नंबर जो राजगोपालाचारी फार्मूला है, जुलाई 1944 में। और फिर बेबेल योजना के बाद शिमला सम्मेलन हुआ था, तो बेबेल योजना मई 1945 और शिमला सम्मेलन बोलेगा तो जून 1945। तो 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3 इसका सही आंसर। ठीक है, याद हुआ? याद हुआ? राजगोपालाचारी फार्मूला बताइए। जुलाई 1944। बेबेल योजना बताइए। मई 1945। मई 1945। शिमला सम्मेलन बताइए। जून 1945। सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास है, बताइए। फरवरी 1943। फरवरी 1943 याद रखिएगा, फरवरी 1943। और फिर एक बताए थे बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन हो गया, राजगोपालाचारी फार्मूला हो गया, पाकिस्तान दिवस बताइए। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 19 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारें की स्थापना की गई थी। इनमें से किस स्थान पर समानांतर सरकार नहीं थी? 3 जगह था, तामलुक, सतारा और बलिया। बालासोर में नहीं था। देखिए तामलुक हमारा कहाँ पड़ता है? बंगाल में। सतारा बोलेगा तो महाराष्ट्र में, बलिया बोलेगा तो यूपी में, बलिया बोलेगा तो यूपी। तामलुक पड़ता है मिदनापुर जिला, ठीक है, बंगाल, मिदनापुर बंगाल। तामलुक पड़ेगा, बलिया कहाँ? यूपी। तामलुक मिदनापुर बंगाल, सतारा महाराष्ट्र, तीनों याद रखें। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी? तो सतारा में सबसे लंबे समय तक चली थी, सतारा में। तो ये सतारा को भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र वाला में सबसे लंबे समय तक चली थी। कितना चला था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, बलिया में 1 सप्ताह, बलिया में केवल 1 सप्ताह। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बलिया ही पूछता है बिहार में। तामलुक में बोलेगा तो तामलुक में देखिए लगभग 1942 से लेकर सितंबर 1944 तक है। ये तो 1.5 साल लगभग, कारण कि ये दिसंबर में स्टार्ट हुआ, 1.5 साल से थोड़ा बहुत ऊपर। और सतारा में 1943 से लेकर 45 तक, तो लगभग हो जाएगा हमारा 2 साल से अधिक। तो सतारा सबसे ज्यादा, उसके बाद सबसे ज्यादा कौन? तो तामलुक, और उसके सबसे कम बलिया। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना किया था। तो ये सही है कि गलत है? सही है। क्या है? सही है, याद रखिएगा। दूसरा है कि 1943 के मध्य से 1945 तक
सतारा में चलने वाली समानांतर सरकार जातीय सरकार के भी नाम से जाना जाता है। तो देखिए अभी तो हम लोग जाने थे कि 43 से लेकर 45 तक चला था कौन, सतारा में समानांतर सरकार। ये गलत है कि सही है? गलत है। गलत होगा ना। गलत है। क्यों गलत है? जातीय सरकार के नाम से ये नहीं जाना जाता था, ठीक है, ये प्रति सरकार के नाम से जाना जाता था। प्रति सरकार के नाम से जाना जाता कि ये याद रखिएगा, जातीय सरकार से नहीं जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? प्रति सरकार। किस नाम से? प्रति सरकार। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। फिर तीसरा नंबर है कि बलिया में जो अगस्त 1942 में चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार। सही है, चीतू पांडे के नेतृत्व में ही। हिंदू महासभा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। ये सही है, तो 1, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। सही ही पूछा है तो कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो फ्रीडम आर्मी का गठन किया गया था, ये कहाँ किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जर्मनी में किया गया था। कहाँ किया गया था? जर्मनी में फ्रीडम आर्मी बोला है, जर्मनी में गठन किया गया था इसका, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो न थे, गांधी जी से चिढ़े हुए रहते थे। ये सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी की लड़ाई अपने तरीके से लड़ने का निर्णय लिया था, क्योंकि उन्हें स्पष्ट हो गया था कि गांधी जी के तरीकों से आज़ादी पाना कठिन है और वे गांधी जी को तरीकों को नहीं अपनाएंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट था कि कांग्रेस गांधी जी के तरीकों को ही अपनाएगी। इसी प्रयास में वे अंग्रेजों के नज़रबंदी से भागकर पहले रूस पहुंचे और इसके बाद जर्मनी पहुंचकर हिटलर से मिले और हिटलर की मदद से जर्मनी एवं इटली में पकड़े गए भारतीय मूल के सभी युद्धबंदियों को एकजुट कर फ्रीडम आर्मी का गठन किया। अब कंफर्म हो गया, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इस क्वेश्चन में अलग अलग नाम दिया गया है जो अलग अलग जगह पे यूज किए हैं, ठीक है। जैसे टोक्यो में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो टोक्यो में आबिद हुसैन नाम का यूज किए थे, आबिद हुसैन। और जर्मनी में बोलेगा तो ओरलैंडो मेजेटो जो 1 नंबर पे है। अब पेशावर पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे अपना नाम कर लिए थे जियाउद्दीन, ठीक है, मुस्लिम कंट्री। तो 4-1-3 इसका सही है। 4-1-3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। 4-1-3। देखिए, औपनिवेशिक शासन के द्वारा जुलाई 1940 में सुभाष चंद्र बोस को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया था, जब वे कलकत्ता में होलवेल स्मारक के विरुद्ध प्रस्तावित सत्याग्रह शुरू करने का प्रयास कर रहे थे। भूख हड़ताल के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। दिसंबर 1944 में घर में नजरबंद कर दिया गया। 1941 में वे नजरबंदी से भाग निकलने में सफल रहे। अलग अलग नामों का प्रयोग कर विभिन्न स्थानों पर ये गए थे। जैसे 1941 में बोल रहा है जियाउद्दीन के नाम से पेशावर, और जुलाई 1941 में ओरलैंडो मेजेटो के नाम से जर्मनी और हिटलर से मिले। और जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस आबिद हुसैन के नाम से टोक्यो जापान और उस समय प्रधानमंत्री तोजो से मिले, तोजो। फिर है नेक्स्ट कि सुभाष चंद्र बोस को नजरबंदी से भगाकर जनवरी 1941 में किस व्यक्ति ने पेशावर पहुंचाने में मदद किया था? तो भगत राम हो जाएगा, भगत राम, याद रखिएगा, भगत राम। तो पेशावर में क्या नाम यूज किए थे? जियाउद्दीन। और टोक्यो में आबिद हुसैन। टोक्यो में आबिद हुसैन। और जर्मनी में ओरलैंडो मेजेटो। आप पेशावर में पहुंचने में मदद किया कौन इनका? भगत राम। ये भगत राम। भगत राम इसका मार्गदर्शन किए थे, भगत राम। नेक्स्ट है कि कथन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
देखिए जून 1945 में ब्रिटिश सरकार ने सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। ये सही है। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। ये भी सही है। मतलब ए और बी, असर्शन और रीजन दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए मई 1945 में तक यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध लगभग समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार यह चाहती थी कि भारत में संवैधानिक प्रश्न को किसी भी तरह हल किया जाए। यदि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवेल को निर्देश दिया गया कि वे भारत के नेताओं के साथ विचार विमर्श कर समझौते का प्रयास करें। इसी प्रयास में जून 1945 में बताए थे शिमला सम्मेलन हुआ था और जून 1945 में सभी कांग्रेस नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि देसाई लियाकत समझौता प्रस्ताव का संबंध पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्या है? देखिए देसाई लियाकत जो है पूछता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यह समझौता प्रस्ताव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए हुआ था। ये सही है, संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए ही हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। यह समझौता प्रस्ताव राजगोपालाचारी फार्मूला के बाद लाया गया था। यह भी सही है। देसाई लियाकत समझौता जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला के बाद लाया गया था। पूछता है क्वेश्चन कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया था? अभी बताए हैं थोड़ा देर पहले, जुलाई 1944। 44। तीसरा कहता है कि यह समझौता प्रस्ताव के अनुसार अंतरिम सरकार में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडल से क्रमशः 2:1 रेशियो में अपने सदस्यों को मनोनीत करने की बात कही थी। ये 2:1 न होकर समान अनुपात में मनोनीत करने के लिए बोला गया था। तो ये 3 नंबर जो है ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? समान अनुपात। क्या हो जाएगा? समान अनुपात। तो समान अनुपात होगा, न कि 2:1 अनुपात में। ये ध्यान रखिएगा। 4 नंबर पॉइंट कहता है कि इस समझौता के प्रस्ताव में अंतरिम सरकार में 20% स्थान जो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षित रखने की बात कही थी। तो ये सही है, मतलब 1, 2 और 4 सही है, मतलब कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये भी अच्छा सवाल। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें उचित विकल्प के आधार पर। देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु एक फार्मूला को सुझाया था। ये अभी बताए हैं जुलाई 1944। तो ये तो अब याद रहेगा, जुलाई 1944, 10 जुलाई 1944 याद रखिएगा। फिर देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये भी पूछा है कि कौन किससे मैच करेगा। ठीक है, तो देखिए आईएनए का बैंक जो है, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी का जो बैंक है, ये कहाँ है? रंगून में। कहाँ? रंगून, म्यांमार। फिर है आईएनए का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? ये तो आप जानते ही होंगे, प्रारंभिक मुख्यालय सिंगापुर में। हाँ, तो प्रारंभिक मुख्यालय सिंगापुर। फिर स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। स्वराज द्वीप कहाँ है? तो स्वराज द्वीप बोलेगा तो निकोबार में है, और जबकि शहीद द्वीप बोलेगा तो अंडमान में है। हाँ, तो स्वराज द्वीप निकोबार में और शहीद द्वीप अंडमान में। आईएनए का बैंक बोलेगा तो रंगून में, आईएनए का मुख्यालय बोलेगा तो सिंगापुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा BADC, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किस कहाँ दिया था? तो ये मलाया में दिया था। मलाया किसको बोलता है पता है? दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र मलाया कहलाता है। दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र, जापान का क्षेत्र, इसी को बोलते हैं मलाया। यहीं पे दिए थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें
आजादी दिवस। आजादी तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आरजी हुकूमत आजाद हिंद के नाम से अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था? तो ये किए थे हम सिंगापुर में। कहाँ किए थे? सिंगापुर में। देखिए 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जापान अधिकृत सिंगापुर के कैथे थिएटर में आरजी हुकूमत आजाद हिंद के नाम से ज्ञात अस्थायी सरकार का गठन किया था। इस अस्थायी सरकार में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र को राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री, युद्ध और विदेशी मामलों के मंत्री के रूप में घोषित किया था। याद रखिए। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन। आजाद हिंद फौज दिवस बोलेगा तो 12 नवंबर 1945। 12 नवंबर 1945 याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज दिवस। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के पराजय हो जाने के बाद आजाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया था और उन पर एक युद्ध बंदी का मुकदमा चलाया गया था। मुकदमा चलाए जाने के विरोध में ही भारत के लोगों ने अभूतपूर्व एकता का परिचय दिया और आजाद हिंद फौज सप्ताह तथा आजाद हिंद फौज दिवस भी मनाया गया। 1 से 11 नवंबर के बीच में सप्ताह और 12 नवंबर को दिवस। देखिए फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अच्छा सवाल है, कई बार पूछा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस से कई बार बताए होंगे। क्या है ये? हाँ, ये बोलेगा तो भारत सचिव था। भारत सचिव। फिर एवी अलेक्जेंडर बोलेगा तो नौसेना का ये प्रधान था। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो था व्यापारिक बोर्ड का अध्यक्ष था। अब आगे मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा। सूची 1 का सूची 1 में 4 क्वेश्चन है, समझिए। तो जॉन मथाई कौन मंत्री थे? तो जॉन मथाई बोलेगा तो ये रेलवे मंत्री था। ये अंतरिम सरकार का मंत्री दिया है, एक चीज को ध्यान में रखना। हालांकि क्वेश्चन में भी ऊपर में दिया हुआ है अंतरिम सरकार का मंत्री है। अंतरिम सरकार के मंत्री का मिलान करने के लिए बोला है। तो जॉन मथाई हो जाएगा रेलवे मंत्री, 5 नंबर इसका। राजेंद्र प्रसाद बोलेगा तो ये शिक्षा से रिलेटेड थे। नहीं, कृषि एवं खाद्य मंत्री। कृषि एवं खाद्य मंत्री, ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा। लियाकत अली खान है, वित्त मंत्री थे। हाँ, और सी राजा गोपालाचारी बोलेगा तो सी राजा गोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री थे। याद रखिएगा। तो 5 2 4 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है जॉन मथाई हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। इसका तो आंसर हो गया। जॉन मथाई बताइए कौन मंत्री थे? रेलवे। रेलवे मंत्री। राजेंद्र प्रसाद बोलेगा तो कृषि एवं खाद्य। लियाकत अली खान बोलेगा तो वित्त। और सी राजा गोपालाचारी बोलेगा तो शिक्षा। ये याद रखिएगा। अब 34 नंबर सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत ने केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापकों के लिए चुनाव कराए गए। सही है या गलत है? अच्छा, कालानुक्रम सजाना है, चुप जाइए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत और केंद्रीय प्रांतीय व्यवस्थाओं के लिए चुनाव 1945-46 में 1945-46 में कराया गया था। याद रखिए। फिर नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्ता में आना ये कब आई थी? तो जुलाई 1945। हाँ, बेबल दूसरा जो है ये जुलाई 1945 में आया था। और बेबल योजना के अनुसार शिमला सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था यह भी बताएं। शिमला सम्मेलन भी कब हुआ था जी? 45 में जून 1945। जून 19 शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह जो हुआ था ये फरवरी 1940। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? फरवरी 1946। अब कहा है सबसे लास्ट में कौन होगा? तो एक बात तो कंफर्म होगा कि 46 वाला हमको एक ही को मिला है, ठीक है ना? फरवरी 1946। तो सबसे लास्ट में तो 4 ही होगा। सबसे लास्ट में 4।
4 होगा। ठीक है। अब बेबेल योजना और द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड जो 2 और 3 है, तो बेबेल योजना आया था कब? जून 1945। बेबेल जून में है आज और जुलाई में बोलेगा लेबर पार्टी बना लेबर है पार्टी 70 में है। जुलाई में लेबर पार्टी 70 में आई, जुलाई में। तो पहले कौन सा हो जाएगा? पहले बेबेल हो जाएगा, फिर पहले बेबेल, ये फिर लेबर पार्टी सरकार हो जाएगा। हाँ, तो 3 के बाद 2 लेबर पार्टी कब सत्ता में आया? तो जुलाई 1945। और नवंबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्था। तो 2 के बाद 3, पहले 3 फिर आएगा 2, उसके बाद 1 और उसके बाद 4। 3 2 1 4 याद रखिएगा। तो ये 3 2 1 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर बोलेगा तो सी। नेक्स्ट है हमारा सब दिए हुए। देखिए बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन जून 1945 और लेबर पार्टी सत्ता में आना जुलाई 1945, केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थाओं का चुनाव 1945-46 में, सर्दी में याद रखिएगा, नवंबर 1900 से जनवरी, और नौसेना का विद्रोह फरवरी 1946। नेक्स्ट है कि नवंबर में सब नवंबर में 1945 में लाल किले में एक ही कटघरे में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर एक प्रसिद्ध मुकदमा चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर वह मुकदमा नहीं चलाया गया था? तो देखिए इसमें होंगे प्रेम कुमार सहगल पर चलाया गया था, अरुणा असफ अली पर नहीं चलाया गया है, अरुणा असफ अली पर नहीं चलाया गया है, और शहनवाज खान चलाया गया है, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर चलाया गया है। अब देखिए किन पर मुकदमा चला था। देखिए आजाद हिंद फौज का जो मानसिक प्रभाव ब्रिटिश और औपनिवेशिक सत्ता पर बहुत गहरा पड़ा था, इसका प्रमाण उन पर चलाए गए मुकदमे में देखा जा सकता है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को 2 प्रकार का मुकदमा चलाए गए थे, एक सार्वजनिक स्तर पर, दूसरा लाल किले में एक ही कटघरे में। प्रेम कुमार सहगल ये हिंदू थे, शहनवाज खान एक मुसलमान और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों एक सिख पर चलाया जाने वाला मुकदमा था लाल किले के एक ही। दूसरे प्रकार के मुकदमे का प्रतीकात्मक महत्व था। जाहिर है उस दूसरे प्रकार का मुकदमा आसिफ अली पर नहीं चलाया गया था। तो ये याद रखिएगा, आसिफ अली इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। कह रहा है कि भारतीय शाही सेना इंडियन रॉयल नेवी का विद्रोह फरवरी 1946 में। कह रहा है को HMIS तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में फरवरी 1946 में गिरफ्तार किया गया था। किसको? तो BC दत्त को। किसको? हाँ, BC दत्त को किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना कब आया था जी? 24 मार्च 1946। देखिए त्रिस्तरीय संघ है एवं समूहीकरण की अवधारणा को लागू करते हुए प्रांतों में 3 समूह क्रमशः क, ख, ग में वर्गीकृत किया गया था। बिहार प्रांत को किस समूह में शामिल किया गया था? समूह क। समूह क। इससे रिलेटेड डिटेल दिया गया है कि समूह क में और कौन कौन था। देखिए बिहार भी था, उड़ीसा भी था, मध्य प्रांत भी था, संयुक्त प्रांत भी था, यूपी उस समय कहलाता था, बम्बई और मद्रास। 2 साउथ का है, बाकी सब ये है हम लोग का अगल बगल। हाँ याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा मध्य समूह ख में पंजाब हो जाएगा, पंजाब और सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और दोनों मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत। और समूह ग में बंगाल और असम था। बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत था और असम हिंदू बहुसंख्यक प्रांत था। तो ये याद रखिएगा। 7 सिस्टर वाला दोनों है ग में। हाँ, तो समूह ग 7 सिस्टर में आएगा बंगाल। ये बंगाल हो जाएगा उधर ही और मान के असम हो चलेंगे, जाएगा। यहाँ पर याद मान करने के के लिए। चलेंगे, ठीक है। बंगाल और असम, समूह ग में बंगाल और असम, समूह ख में पंजाब और सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत समूह ख में। ठीक है, और क में बिहार उड़ीसा हो जाएगा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बम्बई।
यूपी, बिहार, उड़ीसा, एमपी याद मद्रास, रखिएगा। बम्बई। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के तहत प्रांतों का समूहीकरण कुल 3 समूहों में किया गया था। 3 समूह में कुल कितने प्रांत थे अभी बताए हैं। देखिए ऊपर में था 6, फिर हो जाएगा 3 9 और फिर हो जाएगा 2 11। 6 3 9 और प्लस 3 2 9 2 11 6 3 3 9 2। 2 11। मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा 6 हो गया। 3 में आ जाएगा पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और 2 में आ जाएगा बंगाल और असम। तो टोटल कितने प्रांत? 11 प्रांत। 11। तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट है हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा में कुल 385 प्रतिनिधियों का चयन किया जाना था। इनमें कुल कितने प्रतिनिधियों का चुनाव देशी रियासत से कई बार हुआ? 93। 93 हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। देखिए 292 सदस्यों को ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्यों को 93 देशी रियासत से, ये याद रखिएगा। 292 सदस्य ब्रिटिश भारत और 93 सदस्य देशी रियासत, टोटल 350। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं था? ये ध्यान से करना है क्वेश्चन। नहीं था। देखिए पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया जाना है, कैबिनेट मिशन का नहीं है। पाकिस्तान की मांग बताए थे 23 मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन, तो एक गलत हो जाएगा हमारा। तो 1 नंबर तो हमारा नहीं था। भारत को एक संघ बनाना, ये था, ये था। तीसरा नंबर का आपसी संयुक्तियों को संघ में निहित किया जाना, ये भी नहीं था। चौथा का रहा है संविधान निर्माण हेतु ढांचागत रूपरेखा की परिकल्पना, ये भी था। मतलब कि ये भी ये सही है। 2 और 4। इसका 2 और 4 सही है। मतलब शामिल नहीं था कौन कौन? तो 1 और 3। ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना, अच्छा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1915 में हुआ था, तो ये तो सही है, 1915 में ही हुआ था जी, कि 1913 में हुआ था? नहीं, गलत है। 1925 में हुआ था। 25 में होता है। 1925 में हुआ था, ये गलत है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत। 15 न हो के क्या हो जाएगा? 1925। हिंदू महासभा की स्थापना बोल रहा है 1925। ये होता है 1915 में। हिंदू महासभा 1915। देखिए 1915 25 को हटा के ये उन्हें हिंदू महासभा हो जाएगा 1915। एनएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ये हो जाएगा आपका 1900। तो यानी कि पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उपरोक्त कथन किसका था? तो आगा खां का था। आगा खां हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए सर सैयद अहमद द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, एक क्वेश्चन तो यही हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान। ये मुस्लिमों को रूढ़िवादिता से मुक्त कर उन्हें आधुनिक और प्रगतिशील बनाने के उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, प्रगतिशील। ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर का, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 43 नंबर। देखिए कथन से रिलेटेड क्वेश्चन। कथन कह रहा है कि 1930 के दशक में उत्तरार्ध में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया। ये सही है या गलत है? तो ये सही है। फिर 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को अच्छी सफलता प्राप्त हुई, ये गलत है। मुस्लिम लीग को अच्छी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। तो कथन इसका सही है और ये जो कारण है
ये गलत है। कारण मुस्लिम लीग का उस समय सबसे खराब प्रदर्शन हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी 43 का सी। एक गलत, ए गलत और आर, ए सही और आर गलत। गलत। नेक्स्ट है मुझे हमारा लग रहा है। भारत के विभाजन, क्या बोले हैं? नहीं कुछ। भारत के विभाजन के साथ सत्ता के हस्तांतरण की योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये आपको 3 जून जो माउंटबेटन योजना है, यही आपका सत्ता के हस्तांतरण योजना के नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन योजना पूछता भी है कब आया था, तो 3 जून 1947 ये सही है। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वाइसराय था और फरवरी 1947 में इटली का घोषणा में ये चीज शामिल था कि भारत का सत्ता हस्तांतरण हो जाना चाहिए। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन पदभार ग्रहण करते समय यह योजना प्रस्तुत कर किया था, जो बाद में माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाने लगा। फिर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा है कि बिल ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुतिकरण, अच्छा इसका क्रमानुक्रम के अनुसार सजाना कौन कब आया था? लोकसभा तो देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स बोले तो निम्न सदन, और निम्न सदन में पहले पेश किया जाता है तो 15 जुलाई 1947 को निम्न सदन में, 15 जुलाई 1947 को निम्न सदन में, सब जुलाई का ही घटना है। अब बिल का हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब उच्च सदन ब्रिटेन का, 16 ये जुलाई 16 को आता है। जुलाई को, हाँ 1947 को, और 18 बिल जुलाई को को पारित होता स्वीकृति है। मिला था 18 जुलाई 1947। तो तीनों तीनों घटना को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अब सजाना है तो सजा नहीं दीजिएगा, सबसे पहले आएगा बी नंबर, उसके बाद ए नंबर 15 जुलाई, उसके बाद 16 जुलाई, उसके बाद 18 जुलाई। 18 जुलाई। निम्न सदन को सबसे पहले, उसके बाद लॉर्ड्स को, उसके बाद स्वीकृति मिल गया। कॉमन्स हो गया निम्न सदन, लॉर्ड्स हो गया उच्च सदन, ब्रिटेन का है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन है, कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन है। तो कथन बोलता है कि लाहौर अधिवेशन 1929 की भावना के विपरीत कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना के तहत डोमिनियन स्टेट का दर्जा स्वीकार किया। तो ये सही है या गलत? तो ये सही है, इसका असर्शन स्टेटमेंट इसका सही है। फिर देश के तत्कालीन परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक था कि कांग्रेस जल्द से जल्द शासन की शक्तियां प्राप्त करे। तो उसी व्याख्या भी है और सही भी है, तो ये ऑप्शन है इसका सही आंसर। तो 46 का ऑप्शन में हो जाएगा। अब 47 पूछ रहा है, 47 में क्या होगा देखिए। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की से तुलना किसने किया था? क्या एक बार बोला, पूछा गया है? माउंटबेटन बोला लॉर्ड था। माउंटबेटन बोला था माउंटबेटन। वन मैन बाउंड्री फोर्स, याद रखिएगा। अब है हमारा 47 नंबर, 48 नंबर। 1945 में तथा 1947 में अखिल भारतीय जन सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। देखिए 1945 किया गया था उदयपुर में, कहाँ? उदयपुर। उदयपुर। और 1947 में ग्वालियर में नेहरू का सम्मेलन है, उदयपुर एवं ग्वालियर, अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया था, याद रखना, उदयपुर और ग्वालियर। नेक्स्ट है हमारा माउंटबेटन योजना जून 1947 के तहत 3 जून। क्षेत्र युमों की पहचान कीजिए जहां जनमत संग्रह द्वारा इस बात का पता लगाए जाने की व्यवस्था थी कि वे भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये दो है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सीमांत प्रांत और असम का सिलहट जिला, इसी से बोला गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है।
देखिए, बंगाल को स्वतंत्रता प्रदान करने से मना कर दिया गया। पहला पॉइंट माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही हैदराबाद की पाकिस्तान में सम्मिलित होने की मांग को अस्वीकृत कर दिया। सिंध को इस बात की स्वतंत्रता प्रदान की गई कि अपना निर्णय अर्थात भारत संघ या पाकिस्तान संघ में सम्मिलित होने का निर्णय स्वयं लें। और चौथा जो पॉइंट है इससे रिलेटेड कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में असम के सिलहट जिला में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। चारों पॉइंट उतना ही इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद मना ही कर देता है, सिंध हाँ। को बोला जाता है, बंगाल को तो मना ही कर दिया है। किस चार्टर के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास गवर्नरों और परिषदों को विधायी शक्तियां प्रदान की गई थी? तो ये देखिए 1726 ईस्वी का चार्टर है, इसके द्वारा इसको दिया गया था। ऑप्शन बी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में विचार करने के लिए बोला है। पहला स्टेटमेंट है इसमें कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गलत है, भारत का गवर्नर जनरल नहीं होगा, यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल होगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो पहला बंगाल का गलत। गवर्नर जनरल। हाँ। दूसरा कह रहा है कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो ये सही है। कलकत्ता में इसी एक्ट के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है, सही है। नेक्स्ट है कि संचालक मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित कर दिया गया। ये 6 वर्ष ना होके हो जाएगा 4 वर्ष। 6 वर्ष ना होके क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। 6 वर्ष ना होके क्या हो जाएगा? 4 वर्ष, याद रखिएगा। और फिर चौथा नंबर तो ये भी गलत हो जाएगा, 3 नंबर भी। चौथा कह रहा है कि 1000 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार प्रदान किया गया। देखिए एक उल्टा दे दिया है, 500 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पे 1000 पाउंड। जहाँ 500 है वहाँ 1000 होगा, जहाँ 1000 है वहाँ पे 500 होगा। तो इस तरह से इसका केवल 2 सत्य है। कौन सत्य है? केवल सिर्फ 2 पूछा है, सत्य ही, तो केवल 2 सत्य है। तो 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर आते हैं हम लोग 52 नंबर पर। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में विचार करने के लिए बोला है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। पहला बोला है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है, पिट्स इंडिया एक्ट ये रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। सही है, रेगुलेटिंग एक्ट के दोष को दूर करने के लिए लाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है कि इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, ये गलत है। 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। 4 से घटाकर 3, 4 से 3 कर दिया गया था। 3 नंबर गलत हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 10 कमिश्नरों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती थी, ये भी गलत है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 ही सदस्य होता था। कितना सदस्य? 6 ही सदस्य होता, 6 सदस्य होता था। तो ये 10 सदस्य बोल रहा है, तो 10 सदस्य तो होगा नहीं, 6 सदस्य निर्धारित था। तो इसका 1 का 2 सत्य है, बाकी सब असत्य है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 53 नंबर। सूचीबद्ध का सूची 2 से मिलाइए। देखिए चार्टर एक्ट 1793 में क्या हुआ था? ठीक है, चार्टर एक्ट 1793 में माल अदालतों की समाप्ति को बढ़ावा मिला था। तो इसका 1 का 1 के साथ मिलान हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 बोलेगा तो भारत में अंग्रेजी राज की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया। मतलब कि ये भी 2 का 2 हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 बोलेगा तो विधायी और कार्यकारी कृतियों का पृथकीकरण, मतलब अलग अलग, कार्यकारी शक्ति अलग, विधायी अलग। और चार्टर एक्ट 1853 बोलेगा तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1 2 3 4 जैसे है जैसे मिला दीजिए, 53 नंबर भी आपका हो गया।
अब आते हैं हम लोग 54। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन वैधानिक रूप से कब किया गया था? कब किया गया था? ये तो कैक बार 43 हुआ। में एलन बरो का टाइम। हाँ, 1843 एलन बरो के टाइम में हुआ था। कैक बार एक क्वेश्चन हुआ 1843। कौन था गवर्नर जनरल? एलन बरो। बरो। बरो ने दास प्रथा समाप्त किया। नेक्स्ट है हमारा कि कथन और कारण। देखिए, कथन ये कहता है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक एक दो दशकों में ब्रिटिश व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग तीव्रता से उठाई। ये सही है या गलत है? तो ये सही है, ठीक है। दूसरा कहता है कारण कि इस दौर में नेपोलियन द्वारा यूरोप में एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम महाद्वीपीय व्यवस्था स्थापित किया गया था। ये भी सही है और एक दूसरा का व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में वार्षिक बजट तैयार करने और उसे विधायिका के समक्ष रखने की प्रणाली कब शुरू हुई? तो बजट 1860 ईस्वी में। कब? 1860। फिर भारत परिषद अधिनियम। भारत जेम्स विल्सन के योगदान रहा था बजट को लाने में। जेम्स विल्सन क्या है जी? आवाज आता है रिटर्निंग। भारत परिषद अधिनियम खाली स्थान के आधार पर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को भी नामित करने की अनुमति दी गई। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय। देखिए, तो इसका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका आंसर हो जाएगा 1909 में। 1909 में पहला तो भरा जाएगा कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के आधार पर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को नामित करने की अनुमति दी गई। उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा SPS वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय। बी नंबर इसका सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में बताइए क्या सही है? देखिए, इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित किया गया। ये तो सही है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका तो स्थापित किया गया ही था, तो पहला सही। दूसरा बोल रहा है इस अधिनियम की शुरुआत एक उद्देशिका से की गई जिसमें यह घोषणा थी कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। ये भी सही है। नेक्स्ट है 1919। इसे मार्ले मिंटो सुधार नहीं होगा जी, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 वाला होगा मार्ले मिंटो। इस अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई थी। तो ये भी सही है, मतलब 1 2 4 सही है और 3 गलत है। 3 गलत है। अब आते हैं हम लोग 59 नंबर सवाल। 58 तो हो गया, 59। देखिए, कथन और कारण बेस्ट है। कह रहा है कि 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के भारत संसद अधिनियम का आधार बना। ये तो सही चीज है, आधार बना था। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में भारत के लिए एक संघीय ढांचे के साथ साथ उत्तरदायी सरकार और स्वशासन के विचारों को सामने रखा गया था। ये भी सही है, मतलब कि इसका व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर। 60 नंबर भी अच्छा प्रश्न। कह रहा है 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए नवंबर 1927 में इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन की नियुक्ति किया गया। ये सही है कि गलत है? तो ये सही है, स्टैट्यूटरी कमीशन 1927 में ही गठित किया गया था। इस कमीशन ने वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को समर्पित की। तो ये भी सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है? तो एक भी गलत नहीं है, ना तो एक ना तो 2। 60 नंबर हो गया। चलिए हम लोग आते हैं अब 61 नंबर सवाल पे। 61 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है? तो कैक बार हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो 1833 इसका सही आंसर होगा। 13 में जो है सीमित किया गया था, चाय और चीनी को छोड़कर बाकी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। और पूर्णतः समाप्त कब कर दिया गया था? तो 1833
33 में। नेक्स्ट है हमारा 62 नंबर अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1918 के अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं को मताधिकार देने के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? ये सरला देवी चौधरानी, याद रखिएगा इनको। देखिए, महिलाओं को मताधिकार देने से रिलेटेड वैश्विक स्तर पर अनेक संघर्ष हुआ था। आधुनिक यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को मत देने का अधिकार लंबे संघर्ष के बाद काफी देर से प्राप्त हुआ था। भारत में भी औपनिवेशिक सत्ता के अधीन ही सही जैसे जैसे प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का विकास होने लगा, वैसे वैसे यह मुद्दा भी चर्चा का केंद्र बिंदु बनते चला गया। इस परिप्रेक्ष्य में 1918 ईस्वी में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी नामक जागरूक महिला ने महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान करने से संबंधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, याद रखिए। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला विधायक कौन थी? कितना अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी थी? मुथुलक्ष्मी रेड्डी। मुथुलक्ष्मी रेड्डी, याद रखिएगा। मद्रास ये विधायक बनी है। मद्रास सरकार ने प्रांतीय विधान परिषद में नियुक्त किया था इनको। 63 भी हो गया। अब हम आते हैं 64 नंबर पर। 64 नंबर कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 एक लंबा दस्तावेज था। एक लंबा क्या था? दस्तावेज था। इसमें खाली स्थान अनुच्छेद और कितना अनुच्छेद और कितना अनुसूचियां थी? बहुत अच्छा सवाल है। भारत शासन अधिनियम के समय में अनुच्छेद की संख्या 321 और अनुसूचियों की संख्या 10। ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा सवाल है। 3, 2, 1 और 10 याद रखिएगा। देखिए, इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कुछ विशेष तथ्य दिया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 एक लंबा दस्तावेज था। भारतीय संविधान के लगभग 2/3 इसको प्रत्यक्ष रूप से यही ग्रहण किया गया। कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां था। भारत शासन अधिनियम 1935 में ही, सरकार अधिनियम 1935 में ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान है और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और उत्तरदायी सरकार की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 65 नंबर। 1935 के अधिनियम के बाद देश में अनेक घटनाक्रम तेजी से घटित हुए। उसमें कुछ प्रमुख निम्नवत है। देखिए, कालक्रम आप सजा लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। CR फॉर्मूला अभी बताए हैं, जुलाई 1944। 1944। क्रिप्स प्रस्ताव बताए थे मार्च 1942। अगस्त प्रस्ताव याद रखिएगा आप 1940। ठीक है। कैबिनेट मिशन आप याद रखिएगा 1946, अभी बताए हैं शायद। अब बेबेल योजना बताए हैं 1945। मई 1945 में बेबेल, और शिमला सम्मेलन बोलेगा तो जून 1945। बाकी सजा लीजिएगा। फिर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। 1902-3 के संबंध का किस क्षेत्र से सुधार है? तो ये पुलिस सुधार से रिलेटेड है, पुलिस सुधार से। नेक्स्ट है हमारा 67 नंबर सवाल है। अब 67 नंबर ना होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में कार्यरत श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं उनके लिए विधान बनाने की मांग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने उठाया था। ये सही है या गलत है? तो ये गलत है। किसने उठाया था? किसने उठाया था? देखिए, ब्रिटेन, हाँ, किसने उठाया था? तो ब्रिटेन में लंकाशायर के कपड़ा मिल के मालिकों द्वारा उठाई गई थी। ठीक है। भारत में कार्यरत श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं उनके लिए विधान बनाने की मांग ब्रिटेन में लंकाशायर के कपड़ा मिल के मालिकों द्वारा उठाई गई थी। तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं कार्य की दशाओं की जांच के लिए
सन 1875 में एक आयोग गठित की गई थी, ये सही है। ठीक है। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम भारत में बना था, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, बाकी गलत है। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 के अनुसार कारखानों में काम करने में बच्चों की न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो न्यूनतम आयु देखिए 9 वर्ष और अधिकतम आयु बोलेगा तो 14 वर्ष, ऑप्शन बी। 14 वर्ष। फिर सूचीबद्ध का सूची 2 से मिलान कीजिए। रैयतवाड़ी है, मालवाड़ी है और अस्थाई बंदोबस्त है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा, यही पूछा है, तो कुछ करना नहीं है। रैयतवाड़ी का एग्जाम्पल बम्बई और असम का कुछ भाग हो जाएगा। ठीक है। महालवाड़ी तो जानते ही हैं, मध्य प्रांत या संयुक्त प्रांत। अस्थाई बंदोबस्त जानते ही हैं आप लोग कि दक्षिण, ये बनारस तथा कर्नाटक के उत्तरी भाग में लगा था। ठीक है, मिला लीजिएगा। फिर है नेक्स्ट हमारा 70 नंबर। देखिए अस्थाई बंदोबस्त बोलेगा तो बंगाल हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, बनारस हो जाएगा और उत्तरी कर्नाटक का भाग हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। रैयतवाड़ी में बोलेगा तो मद्रास, बम्बई और असम का कुछ भाग। महालवाड़ी में तो संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब मेन है। अस्थाई बंदोबस्त को याद रखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र। बनारस और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र। अब 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कथन है और कारण है। कथन है और कारण है। कथन ए और कारण। कथन ये कहता है कि 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय समाज और देश के सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना प्रारंभ किया था। तो ये सही है कि गलत है? तो ये सही है। ठीक है। फिर 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण ब्रिटेन के हितों एवं विचारधाराओं में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। यह भी सही है और व्याख्या भी है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 71 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रिटिश औपनिवेशिक चरण के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? देखिए सबसे पहले व्यापारिक पूंजीवाद होगा। ठीक है। व्यापारिक के बाद मुक्त व्यापार और फिर वाणिज्यिक पूंजीवाद। पहला व्यापारिक पूंजीवाद, फिर मुक्त व्यापार और फिर वाणिज्यिक पूंजीवाद, यही इसका क्रम है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 72 नंबर। प्रेस पंजीकरण अधिनियम 1867 का उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना था। सही है या गलत? तो ये आपका गलत है। तो पहला जो है ये गलत है। 1867 ना होके ये 1835 हो जाएगा, क्योंकि मेटकॉफ इसी समय में था। प्रेस का मुक्तिदाता इसको बोला जाता है। ठीक है। दूसरा है पंजीकरण अधिनियम 1867 के द्वारा मेटकॉफ अधिनियम 1835 को परिवर्तित कर दिया गया था। तो पहला तो देखिए ये 1867 जो है, 1867 का उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं था। ये प्रतिबंध लगाना नहीं होगा, इसको विनियमित करना था, मतलब चालू करना था। ठीक है। और दूसरा है कि पंजीकरण अधिनियम 1867 के द्वारा मेटकॉफ अधिनियम 1835 को परिवर्तित किया गया। तो ये आपका सही है, पहला गलत है और दूसरा सही है। दूसरा से हाँ दूसरा सही है, याद रखिए। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सूचीबद्ध का सूची 2 से। देखिए हिंदू किसने है? इंडियन मिरर तो सब लोग जानते होंगे। इंडियन मिरर का कौन है भाई? हाँ, एसएन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन करके। एनएन सेन, एसएन सेन होगा जी, एनएन सेन लिख दिया। क्या होगा? ऐसा। एक मिनट रुक जाइएगा।
हिंदू का जी सुब्रमण्यम अय्यर तो सब लोग जानते हैं, तो हिंदू का हो जाएगा 3 नंबर। हिंदुस्तान का हो जाएगा आपका जेपी वर्मा, जेपी वर्मा। इंडियन वॉइस ऑफ इंडिया का दादा भाई नरोजी और इंडियन मिरर का एन सेन। तो याद रखिएगा, हिंदू का जी सुब्रमण्यम अय्यर, हिंदुस्तान का जेपी वर्मा, इंडियन मिरर का एन सेन और वॉइस ऑफ इंडिया का दादा भाई नरो दादा भाई नरोजी। अब देखिए 74 नंबर सवाल। 74 नंबर, वह भारतीय पत्रकार कौन था जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कारावास का सजा मिला था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द बंगाली नामक समाचार पत्र किनका है? द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ही, बनर्जी का ही। इनको सिविल सेवा से हटा दिया गया था 1874 में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा 75 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये चार्ल्स का वुड डिस्पैच को बोला जाता है मैग्ना कार्टा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये 1854 में आया था। कब आया था? 1854। इसमें क्या क्या बोला गया था? तो इसमें सरकार से यह कहा गया था कि वह जन साधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। दूसरा पॉइंट इसमें बोला गया था कि इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूली शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया गया। तीसरा बोला गया कि इसमें स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया जाए। मतलब ये 3 पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है। देखिए, मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूलभूत शिक्षा से रिलेटेड है वर्धा योजना। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि यह योजना मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई थी। एक गलत है, मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता वाली समिति नहीं था, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की समिति थी, याद रखिए। नेक्स्ट को है कि इस योजना की अवधारणा गांधी जी के द्वारा हरिजन पत्र में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला पर आधारित थी। तो ये सही है, ठीक है, उसी पर आधारित था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और मिल गया आपको कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है? महात्मा गांधी जी। तीसरा बोला कि इस योजना के तहत 6 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की वकालत किया गया था। तो ये 7 से 14 वर्ष होगा, 6 से 16 नहीं, 7 से 14 वर्ष होगा, यानी कि तीसरा भी गलत। चौथा है कि इसमें उन क्षेत्रों में हिंदी पढ़ाने की बात की गई थी जहां मातृभाषा नहीं थी। तो ये सही है, 2 और 4 सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है 77 नंबर, ब्रिटिश कालीन शिक्षा से रिलेटेड निम्नलिखित आयोग समितियों पर विचार कीजिए। कौन कब आया है वही पूछ रहा है। तो वुड का डिस्पैच अभी बताए थे, कब आया था? 1854। हाँ, ये 1854 में आया है वुड का डिस्पैच, ठीक है। फिर बोलेगा सर्जेंट योजना, बोलेगा तो ये 1944 में, 1944। हंटर आयोग तो जानते ही हैं, 1883-82 में आया था। और सैडलर आयोग बोलेगा तो 1917। हार्टोंग समिति बोलेगा तो 1929 हो जाएगा। सैडलर आयोग 1917, हार्टोंग 1929, हंटर 1882-83, वुड का डिस्पैच 1854, सर्जेंट योजना 1944। तो ये तो हो जाएगा, सजा लीजिएगा। अब है हम लोग का 78 नंबर, वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया? तो ये बड़ौदा होगा। क्या होगा? बड़ौदा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 79 नंबर क्या है? 79 नंबर,
विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये 1925 में किया गया था। कब किया गया था? 1925। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना अप्रैल 1936 में की गई थी, प्रथम सचिव और प्रथम अध्यक्ष क्या एक बार हुआ? प्रथम सचिव बोलेगा तो एनजी रंगा, अध्यक्ष बोलेगा तो सहजानंद सरस्वती। याद रखिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वर्ष जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड प्रस्ताव पारित किया था? तो ये 1935 हो जाएगा, 1935। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध बंगाल से नहीं था? तो कीर्ति आंदोलन जो है ये बंगाल से रिलेटेड नहीं है। कीर्ति आंदोलन पूछेगा कि कहाँ से है, तो ये पंजाब से है। कहाँ से है? पंजाब से। तो कीर्ति आंदोलन पंजाब, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। उससे पहले देखिए नील विद्रोह बोला है, तो नील विद्रोह 59-60 बंगाल में, पावना विद्रोह 1873-76 बंगाल में, और तेभागा आंदोलन भी बंगाल में 1943 होगा, ठीक है। 83 अब आते हैं, 43 नहीं 46, फिर 83 आते हैं। दक्कन कृषक राहत अधिनियम, ये आप लोग को कई बार बताए, 1879। फिर बंगाल काश्तकारी अधिनियम बोलेगा तो 1885, ये भी कैक हुआ। टेनेंसी एक्ट बताए थे 1929, और बर्गदार अधिनियम बोलेगा तो ये 1949, याद रखिएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट है, देखिए फिर से पूछ लेते हैं। दक्कन राहत अधिनियम 1879, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, मालाबार टेनेंसी एक्ट 1929 मोपला विद्रोह के बाद, और बर्गदार अधिनियम बोलेगा तो बंगाल के तेभागा आंदोलन के प्रभाव को खत्म करने के लिए 1949 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, कथन पर विचार कीजिए। कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि केरल में मालाबार के तट पर स्थानीय किसानों ने जबरदस्त विद्रोह किया था 1921 में। तो ये सही है, 1921 में ना मोपला विद्रोह हुआ था। सही है। 1921 के अंत में उत्तर प्रदेश के किसान संगठित होकर आंदोलन पर उतर आए और एका आंदोलन चलाया, ये भी सही है। एका आंदोलन भी 1921 में। नेक्स्ट है हमारा भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो एनजी रंगा के द्वारा आंध्र प्रदेश में, एनजी रंगा के द्वारा आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक कहा जाता है? तो एनएम लोखंडे का नाम हम कई बार बताए होंगे, बताए थे ना, एनएम लोखंडे। घटना चक्र का क्वेश्चन है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक नारायण मेघाजी लोखंडे, याद रखिएगा, 1884। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, उपरोक्त कथन किस भारतीय का? तो ये आपका मद्रास लेबर यूनियन, किस पहला, और ये क्वेश्चन साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, उपरोक्त कथन किस भारतीय का है? तो ये लाला लाजपत राय हो जाएगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन छूट गया है हमारा। भारत में आधुनिक पद्धति पर आधारित पहला प्रमुख ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो मद्रास लेबर यूनियन 1884, 1918 में, हाँ 1918 में बीपी वाडिया के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 89 नंबर, देखिए ट्रेड डिस्प्यूट बिल कई बार बताया है, 1929 डिस्प्यूट बिल, इसी के विरोध में खाली बेंच पर फेंके थे पटाखा।
फिर है ट्रेड यूनियन अधिनियम। ट्रेड यूनियन अधिनियम बोलेगा तो 1926। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918। ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया वाला 1922। देखिए ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट हो जाएगा 1929। ट्रेड यूनियन अधिनियम बोलेगा तो 1926। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 और गया वाला अधिवेशन बोलेगा तो 1922। नेक्स्ट है हमारा 1929 में गठित राजकीय श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विटली। विटली, जेएच विटली थे, भी याद रखिएगा। 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में देश भर में व्यापक आंदोलन हुआ था, विरोध हुआ था, याद रखिएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था और बोला था कि इसका उद्देश्य सिर्फ डराना है। दिल्ली पैक्ट है पर हस्ताक्षर कब हुआ था? दिल्ली समझौता, ये भी कई बार हुआ है। दिल्ली समझौता जो हुआ था 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और लियाकत अली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दिया था। कहाँ? बिरला भवन बिरला भवन दिल्ली। नई दिल्ली। इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। बटलर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? जो देशी रियासतों से रिलेटेड है, 1927 में आया था, याद रखिएगा। 94 नंबर कहता है कि एक समान संघ की नीति, घेरे की नीति, अधीनस्थ, ये सब सजाना है, सजाइए। कुछ बुझा रहा है? देखिए घेरे की नीति हम लोग कई बार पढ़े थे लॉर्ड हेस्टिंग्स से पहले। तो 3 का हो जाएगा 1, 1765 से लेके 1813। ठीक है। और एक है हमारा एक समान संघ की नीति, तो ये तो 1935 के बाद आया था, तो एक का हो जाएगा हमारा 4। 1 का 4 याद रखिए। अधीनस्थ पाठक की नीति आया था 1813 से लेकर 1857। अधीनस्थ संघ की नीति आया था 1857 से लेकर 1935। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाह बी.एन. राव। इनको हिंदी बोला जाता है पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, याद रखिए। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। बर्मा का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया था? तो 1885 एक बार बताए थे। जो तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ये 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी। इसी समय बर्मा का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, सजाइए। ये देखिए बाडूंग सम्मेलन का एक बार 1955 हम लोग याद किए। बाडूंग सम्मेलन बोलेगा तो 1955। कोरिया का जो युद्ध हुआ था ये 1952-53 में हुआ था। फिर है हमारा बेलग्रेड में जो पहला सम्मेलन हुआ था गुटनिरपेक्ष, ये भी 1961 में कई बार पढ़े हैं। और चीन द्वारा जो भारत पर आक्रमण हुआ है ये 62 में हुआ है। कब हुआ है? 1962। तो सबसे पहले हो जाएगा कोरिया का युद्ध डी नंबर, उसके बाद सी नंबर, उसके बाद बी नंबर, उसके बाद ए नंबर, यानी कि 57 का क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर। 98 गुटनिरपेक्ष देशों का जो पहला सम्मेलन हुआ था कोरिया का युद्ध कब बताएं? 1952 में। बाडूंग सम्मेलन 1955, गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का सम्मेलन 1961, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962। गुटनिरपेक्ष देशों का जो पहला सम्मेलन हुआ था यूगोस्लाविया में, इस सम्मेलन में सदस्य के तौर पर कुल कितना देश ने भाग लिया था? 26। कितना देश?
26। 26। नेक्स्ट। यूनाइटेड यूगोस्लाविया 25 अफ्रीकी देश और 1 यूरोपीय देश, टोटल 26। फिर नेक्स्ट है कि भारत और अमेरिका के बीच आणविक ऊर्जा के असैन्य उपयोग के संबंध में समझौता किस वर्ष किया गया था? तो 1963 में। 1963 में। भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में आयोजित किए गए थे। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। उनमें से कितने राष्ट्रीय दल के थे? तो 14। कितने? 14 याद रखिए। नेक्स्ट 101 नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑस्टन हिक्के द्वारा 1880 ईस्वी में द बंगाल गजट। 1880 ईस्वी ना होके क्या हो जाएगा? 1780 1780। फिर है सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने के कारण 1882 ईस्वी में इसके मुद्रणालय को जब्त कर लिया गया। दोनों गलत। ठीक है, 1782 ईस्वी में जब्त कर लिया गया था इसका मुद्रणालय। कब? 1782। ये 1882 दिया तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाना तो 1 ना तो 2। फिर 102 भारतीय प्रेस के विनियमन के संबंध में विचार कीजिए। ये पहले भी आया है क्वेश्चन, फिर से आया है एक बार। पूछता है कौन सत्य कथन है? समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया। सही है। दूसरा है कि चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799 के नियमों को रद्द कर दिया। ये गलत। ठीक है, ये 1823 के नियमों को रद्द किया था। ये दिया है 1799, जो कि गलत है। नेक्स्ट है अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 के द्वारा सरकार ने बिना अनुज्ञप्ति के मुद्रणालय रखना और उसका प्रयोग करना अवैध घोषित किया। ये सही है। 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब 102 नंबर है। 102 तो हो गया, 103 पे आता है। इंडियन नेशनल आर्मी ने स्त्री सैनिकों का भी एक दल डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में गठित किया था। इस दल को क्या नाम दिया गया? तो रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट याद रखिए। ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बोला गया है कि असत्य कथन का चार्ट कर, मतलब गलत। ठीक है, तो पहला देखिए यह अधिनियम 1878 में देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, सरकारी कंट्रोल। तो ये सही है। जिला दंड न्यायिकों को देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। यह भी सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अमृत बाजार पत्रिका कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में। यह भी सही है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया था। 1882 नहीं हो गया, क्या होगा? 1881। क्या होगा? 1881। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम। देखिए महाराष्ट्र में कर न देगी का अभियान जो चला था 1896-97 और 1896-97 इसका होगा 96-97। और कपास पर उत्पाद शुल्क आरोपित किए जाने के विरोध में महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों का जो बहिष्कार हुआ था ये 1896 में हुआ था। ठीक है, और गणपति उत्सव तो जानते ही हैं 1893। शिवाजी बोलेगा तो 95। पूना में प्लेग से निपटने हेतु सरकारी प्रयास 1897।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। सबसे पहले गणपति उत्सव हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 1896 कपास वाला, फिर 1 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन इसका सही है, मतलब बी नंबर इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 106 नंबर। देखिए कथन बेस्ट क्वेश्चन है 106 नंबर। तो 6 नंबर में बोलता है कि बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। ये सही है या गलत है? सही है। सही है। और शिवाजी महोत्सव के समय तिलक द्वारा एक भाषण में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को सही ठहराने के आधार पर सरकार ने रैंड की हत्या के पश्चात तिलक को गिरफ्तार कर लिया। ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है एक दूसरा का। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है 107 नंबर। निम्नलिखित भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के संबंध में विचार कीजिए। पहला है इसके द्वारा लॉर्ड रिपन को 1878 अधिनियम के सभी प्रावधानों को पुनर्जीवित किया गया। तो ये गलत है, ठीक है। लॉर्ड लिट्टन होगा, रिपन ना होके लिट्टन के 1878 के सभी अभियानों को पुनर्जीवित किया गया। ये लिट्टन नहीं था इस समय लिट्टन था, रिपन ना होके लिट्टन, क्योंकि 76 से 80 तक लिट्टन था, 80 से 84 रिपन आता। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि सरकार को अखबारों के पंजीकरण रद्द करने का भी अधिकार दिया गया। तो ये सही है, ठीक है। और आर्थिक बाधाओं द्वारा प्रेस की आज़ादी पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। तो 2 और 3 सही है, बल्कि 1 गलत है। रिपन की जगह पे लिट्टन होगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए 108 नंबर। वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किया गया? तो ये हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू, बी नंबर। फिर है 109 नंबर। वारेन हेस्टिंग्स ने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। 1784 में जी, 1781 ना, एक गलत है। 1781 होगा। और 1791 में संस्कृत कॉलेज, ये सही है, जोनाथन डंकन के प्रयास से। ठीक है। अब वर्ष 1800 में बोलेगा, ये भी गलत है। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सैनिक अधिकारियों को शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज, 1801 होगा शायद, कि देव होगा, कितना होगा ये? 1800 सही है। सैनिक ना होकर के असैनिक होगा। सैनिक अधिकारियों के लिए, सैनिक न होके यहाँ पे असैनिक होगा, ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट है 110 नंबर हमारा, कि आंग्ल प्राच्य विवाद किससे रिलेटेड है? एंग्लो इंडियन बोलते हैं इसको ना। शिक्षा प्रदान करने की भाषा से रिलेटेड है। शिक्षा प्रदान करने के भाषा से रिलेटेड है। ये ऑप्शन इसका सी नंबर होगा। देखिए, शिक्षा प्रदान करने की भाषा से रिलेटेड है 110 के। फिर है नेक्स्ट, मैकाले का स्मरण पत्र 1835 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 111 नंबर क्वेश्चन। उसने अपने स्मरण पत्र में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की वकालत की, तो ये तो सही है, ये इसीलिए तो इसका विरोध अंग्रेजी भाषा में। दूसरा है कि पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक सरकारी शिक्षाओं द्वारा पहुंचाना, इसे अधोगामी प्रवेशन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो ये आपका गलत है। ये गलत क्यों है? जैसे याद करना याद कीजिए। इसका मान के चलिए एक सही है, दूसरा गलत है, बाकी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 112 नंबर।
चार्ल्स वुड डिस्पैच की सिफारिशों के संबंध में क्या गलत है? तो देखिए, इसने सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिया, यही गलत है, यानी कि सी नंबर। बाकी सब सही है। सरकार द्वारा जनसाधारण की शिक्षा को उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। इसने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषा बनाने का सुझाव दिया था, ये सब सही है। फिर है हमारा, इसने स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा 113 नंबर। ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल नामक अधिनियम कब पारित किया था? तो रॉयल टाइटल अधिनियम जो पारित किया था, ये पारित कब किया था? 1876 में। नेक्स्ट है हमारा 114। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। कुल लोकसभा की 489 सीटों के लिए चुनाव आयोजित हुआ था, तो ये सही है। फिर चुनाव के पश्चात प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर, ये भी सही है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के संबंध में कौन सा सही नहीं है? अप्रैल 1936 लखनऊ में आयोजित हुआ था, ये सही है। इस सभा में किसान घोषणा पत्र जारी किया गया था, ये भी सही है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन फैजपुर में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। 1937 में प्रांतीय चुनाव हेतु जारी किए गए घोषणा पत्र में भारतीय किसान सभा के एजेंडे शामिल नहीं थे, ये गलत है, शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट है 116 नंबर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अध्यक्ष बोलेगा तो वाइसराय था वहाँ लॉर्ड बेवेल अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष बोलेगा तो नेहरू। 17 नंबर। 1945-46 में प्रांतीय चुनाव के पश्चात किस प्रांत में खिज़ ने हयात खां के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? तो ये पंजाब में किया गया था, ठीक है। 118 नंबर कहता है कि ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धार्मिक प्रचार की अनुमति दिया गया था, किस चार्टर एक्ट? तो ये 1813 का चार्टर एक्ट ही है। (1813) का चार्टर एक्ट होगा, याद रखिएगा। 118 का सी। 119 नंबर कहता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान के अनुसार भारत सदस्यों को इंग्लैंड में राज्य परिषद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उनमें से एक सैयद हुसैन बिलग्रामी थे, जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई थी। दूसरे भारतीय कौन थे? कृष्ण जी गुप्ता, ध्यान रखिएगा। फिर है 120 नंबर प्रश्न कि भारतीय सिविल सेवा में नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए इंग्लैंड के हेलीवरी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? हेलीवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में, ठीक है। 121 नंबर में बोला कि भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंटरिज्म को ख़त्म करने का निर्णय लिया है? तो यह म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करें। जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन, शंकर महादेवन, AR रहमान। उपरोक्त में से किसको ग्रैमी अवार्ड 2024 मिला? ग्रैमी अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो देखिए 3 को मिला है, जाकिर हुसैन को, गणेश राजगोपालन को और शंकर महादेवन को।
122 नंबर क्वेश्चन तक हम करवा दिए हैं। अब यहाँ से करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाकी ठीक है, थैंक यू वेरी मच।